आज कई दिनों के अंतराल पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं इस अभिलेख शास्त्र वाली कक्षा के लिए। मीनाक्षी मैम, आप ज्वाइन हैं? क्लास अब स्टार्ट करते हैं। यस सर, ज्वाइन है। ओके बेटा, आप स्टार्ट कीजिए, है ना। मैं एडमिट हाँ, वगैरह कर दूंगी, है ना। आप कीजिए। ओके मैम। ले लीजिए इसमें से। वैभव जी कुछ कह रहे हैं क्या? मैम, अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्योंकि 5 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। जरूर। तो मंगलाचरण कर लीजिए। ताज सर, मीनाक्षी मैम बोले। मैम, आप करेंगी मंगलाचरण? हेलो। हाँ दीपिका जी, मेरी वॉइस आ रही है आप तक? हेलो दीपिका जी। नहीं ज्वाइन है क्या? आप मंगलाचरण करने के लिए रेडी हैं? अनामिका जी, मैं कर देता हूँ मंगलाचरण आज। हाँ ओके, आप कर सकते हैं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दं विनिवेशयन्तं मुखारविन्दं विनिवेशयन्तं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद। बढ़िया। हाँ, अब मंगलाचरण के अनंतर मैं साक्षात दिलीप सर के को से कहना चाहूँगी कि अब वो कंटिन्यू अपनी क्लास आरंभ करें। जी धन्यवाद। दिलीप सर। धन्यवाद। तो अभिलेखों के जो है अभिलेख शास्त्र के इन क्लासेस की श्रृंखला में हम गुप्तोत्तर काल के अभिलेखों
पर नजर डाल रहे थे, और आज हमने 2 अभिलेख लिए हैं। दोनों थोड़े बड़े हैं, और क्योंकि कई दिनों के बाद आज हम साथ हैं, तो रिदम फिर से बनेगा। उसको भी ध्यान में रख करके आज 2 अभिलेख लिए हमने। तो अब हम उन अभिलेखों की ओर बढ़ते हैं जो आज के लिए हमने लिया है। तो आज का हमारा जो पहला अभिलेख है, स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है आपको? जी सर, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। तो आज का हमारा जो पहला अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है। और जो दूसरा अभिलेख इसके बाद जो हमने लिया है वो गुर्जर प्रतिहार नरेश मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति है। तो ये दोनों ही अभिलेख पूर्व मध्यकाल के कहे जा सकते हैं, जो जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास का सामान्य अध्ययन भी किया होगा, वे थोड़ा इससे रिलेट कर पाएंगे अच्छी प्रकार से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख पर। प्राचीन अभिलेखों में एहोल अभिलेख का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एहोल अभिलेख से जो जिसके विषय में है एहोल अभिलेख, उनकी व्यक्तित्व और कृतित्व पर तो प्रकाश पड़ता ही है उससे, साथ ही जो उसका रचयिता हैं उसके रवि कीर्ति, उनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई इस अभिलेख में, कि वो अपनी कविता में कहीं भारवी और कवि के समान को रखा गया है अपनी काव्य प्रतिभा में। तो यहाँ पर कालिदास और भारवी का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले बात करें कि यह अभिलेख मिला कहाँ से है, जिसे हम पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख कहते हैं। तो इसकी प्राप्ति हमें कर्नाटक के बीजापुर के एहोल नामक गांव से हमें इसकी प्राप्ति हुई है। और उस गांव में रवि कीर्ति ने एक जैन मंदिर का निर्माण कराया था, और उस मंदिर के दीवार पर एक लेख भी उत्कीर्ण कराया। और इस अभिलेख का जो विवेच्य विषय है, जो इसका विवरण है इसमें, वह मुख्य रूप से चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के व्यक्तित्व और कृतित्व ही उसका मुख्य विषय है। तो पुलकेशिन द्वितीय कौन था, किस राजवंश से संबद्ध था, वह हम आगे देखेंगे। आप में से कोई बताएगा पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित है? कोई बताए? अपना माइक ऑन करके कोई बता सकता है?
किसी को आइडिया है इसके बारे में? नहीं? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, वॉइस आ रही है। ठीक ठीक। अगर आप मेरे स्लाइड की सारे जो है कैप्शंस को अगर आपने पढ़ लिया होता एक झलक में, एक सिंहावलोकन करते हैं, तो शायद जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब आपको मिल गया होगा। सर चालुक्य वंश से। हाँ जी, हाँ जी, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश दक्षिण भारतीय वंश था बेसिकली। वह हम जैसे मौर्यों के बारे में हमने जाना, गुप्तों के बारे में जाना, ये सब उत्तर भारतीय। चालुक्य जो वंश था वो दक्षिण भारत में। और चालुक्य वंश की दो धाराएं थे पहले। अब वो धाराएं बाद में दो हो गई अपने मूल में से। तो एक जो है इसकी पूर्वी, इसकी शाखा है, और एक पश्चिमी शाखा है। तो चालुक्य वंश जिसको हम कहते हैं, उसकी पश्चिमी शाखा से संबंधित हैं पुलकेशिन द्वितीय, और इसकी एक पूर्वी शाखा भी है जिसकी स्थापना इन्हीं के अनुज विष्णुवर्धन ने की थी, अर्थात पुलकेशिन द्वितीय के छोटे भाई विष्णुवर्धन। और वह वेंगी राज्य, जहां वेंगी राज्य है दक्षिण भारत में, वहां उसकी अवस्थिति पूर्वी जो उसका कह लें कि जो शाखा है, और पश्चिमी शाखा उसकी जो राजधानी थी वह वातापीपुर कहलाई, जिसको बादामी बाद में कहा जाने लगा, और वही बीजापुर के पास कर्नाटक। और आप सामान्य रूप से आपको पता ही होगा कि कर्नाटक में जैनों का कई वहाँ उनके स्मारक हैं, और जैन मतावलंबियों का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था कर्नाटक। अभी भी है, अभी भी कर्नाटक में जैन धर्म के बड़े मतावलंबी पाए जाते हैं। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है अपने जीवन काल के अंत में वह कर्नाटक की तरफ गया, वहां उसने भद्रबाहु से दीक्षा ली, और वहाँ अभी भी एक श्रावण बेलगोला एक जगह है जहाँ गोमतेश्वर की बहुत विशालकाय मूर्ति है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह जो अभिलेख है, इस अभिलेख का जो निमित्त है, जिस निमित्त यह अभिलेख लिखा गया, जो अवसर है, वह एक जैन मंदिर का निर्माण है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के समय में बना। और उसी मंदिर की दीवार पर एक लेख के रूप में यह अभिलेख हमें मिलता है। तो एक बात कि किसी भी अभिलेख में किसी खास तरीके के संप्रदाय के प्रति हमें श्रद्धा भाव मिलते हैं, श्रद्धा भाव दिखाई देता है।
उसकी प्रारंभिक पंक्तियों से वो पता चल जाता है कि वह शिव में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, कि वह विष्णु में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अभी एक अभिलेख हमने पढ़ा था, जो कि वत्स भट्ट की जो थी मंदसौर अभिलेख, तो वहाँ हमने देखा था कि सूर्य के प्रति वो अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो कहीं जैन के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त किए है। जैनियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वाले एक और अभिलेख हमने आपको पढ़ाए थे, आप बता सकेंगे कौन सा अभिलेख था इसके पहले हमने जो पढ़ा है, जिसमें जैन मतावलंबियों का जो है जैन धर्म के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई? वो कौन सा अभिलेख था जो इसके पहले हमने पढ़ा था? किसी को स्मरण है? माइक ऑन करके बता सकते खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। हैं। जी, आपने बिल्कुल सही बताया। तो ऐसे ही देखिए, आपको जो प्रश्न पूछे जाने हैं इसमें, वो तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाने हैं परीक्षा में, और इन छोटे छोटे तथ्यों में आपको अपनी पूरी अपने स्मृति को गुजारना है। आप हर एक अभिलेख पे अकेले अकेले में बहुत सारी बातें नहीं याद रख सकते हैं, तो सभी अभिलेखों को एक किसी खास बिंदु से उसकी सापेक्षिकता में कुछ बिंदु आप ढूंढेंगे, कुछ तथ्य वह आपको आपके जहन में भरने चाहिए, जो महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में उभर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो अभिलेख शास्त्र से ज्यादा प्रश्न तो बनने नहीं हैं, अब जो सीमित मात्रा में जो प्रश्न बनने भी हैं वो वही होंगे जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जिनकी ओर ध्यान आपका बरबस चला जाना चाहिए, ऐसे कोई तथ्य। जैसे अभी ये जो अभिलेख जिसकी हम चर्चा में यहाँ हैं, इसकी एक बहुत खास बात यह है कि इसके जो रचयिता हैं रवि कीर्ति, इनका भी नाम याद रखिएगा, रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति ने जो कि उन्हीं की अपनी कहने की रचयिता हैं, तो उन्हीं की पंक्तियां हैं। स विजयताम रवि कीर्ति कविताश्रित कालिदास भारवि कीर्ति। तो अब कविता आश्रित कीर्ति को जीतने वाले कहा गया है नहीं, तो कालिदास और भारवी के समान होता है, समझिए एक प्रकार से अपनी काव्य प्रतिभा में। तो ये एक क्या है, एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ अगर आपकी दृष्टि बनी रही तो अभिलेख शास्त्र से कोई भी प्रश्न आपसे अछूता नहीं जाएगा। तो यह अभिलेख जिनेन्द्र की वंदना से आरंभ होता है। अभी जिनेन्द्र कौन है? तो जिन मतलब जो जैन मत में जिसे हम तीर्थंकर कहते हैं, जो जीत लिया है जिसने। अब क्या जीत लिया है, इसके कई सारे जवाब हो सकते हैं। किसी मत विशेष के अपनी मान्यताओं के अनुसार कोई इंद्रियों को जीतने वाला कह सकते हैं, कोई माया को जीतने वाला कहा जाए किसी। तो हर किसी धर्म, संप्रदाय, दार्शनिक मत के अपनी जो मान्यताएं हैं, सब में
बंधन और मोक्ष का विचार है। तो अज्ञानता पर विजय, माया पर विजय, सांसारिकता पर विजय, वह एक मुख्य जो है जीतने वाली बात रही है। तो जिनेन्द्र, तो जिनेन्द्र की वंदना से ये प्रारंभ होता है। जयति भगवान जिनेन्द्रो वीत जरा मरण जन्मनो यश्य, ऐसी यह लाइन स्टार्ट होती है। और इसमें चालुक्य वंश के जो सबसे पहले शासक जिनका यहाँ पर उल्लेख हमें मिलता है, उनका नाम जय सिंह वल्लभ था। और उसका जो पुत्र था वह रणराज था। तो रणराज का जो पुत्र था वह पुलकेशिन प्रथम हुआ। और जिससे संबंधित है यह अभिलेख वह पुलकेशिन द्वितीय है, यह हमें आपको ध्यान में रखना है कि एहोल अभिलेख। अब मान लीजिए 4 ऑप्शन में आपको दे दिया जाए पुलकेशिन प्रथम, द्वितीय और 2 और शासक, अगर आपके को याद नहीं रहा कि ये पुलकेशिन द्वितीय है कि प्रथम, तो आप गलत करके आ सकते हैं। ध्यान रखना है इसलिए आप लोगों को कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो जय सिंह वल्लभ का पुत्र रणराज हुआ, रणराज का पुत्र पुलकेशिन प्रथम। और पुलकेशिन प्रथम ने ही वातापीपुर में राज्य की स्थापना की, जिसको बादामी कहते हैं आज। और वहां उसने, और उसको अश्वमेध यज्ञ का कर्ता बताया गया। पुलकेशिन प्रथम के पुत्र कीर्तिवर्मन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए नल, मौर्य और कदम राज्यों से अपनी आधीनता स्वीकार करवाई। अब ये जो राज्य हैं ये सारे समुद्र तटवर्ती राज्य हैं जिनकी अवस्थिति वर्तमान महाराष्ट्र, कर्नाटक में है। मौर्य से आप प्राचीन मौर्य वंश से मत कंफ्यूज करिएगा, ये दूसरा मौर्य है। तो कीर्तिवर्मन, और कीर्तिवर्मन के बाद उसका जो छोटा भाई मंगलेश, मंगलेश ने चालुक्य राज्य की बागडोर संभाली। अब ये जो मंगलेश है यह दरअसल पुलकेशिन द्वितीय का चाचा है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय खुद क्या है, किसका पुत्र है, कीर्तिवर्मन का पुत्र है। तो कीर्तिवर्मन के पुत्र पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा से संघर्ष पूर्वक राज्य सत्ता हासिल की। पुलकेशिन द्वितीय ने सबसे पहले आप्यायिक और गोविंद नाम के राजाओं को परास्त किया और साम्राज्य को और विस्तृत करते हुए मैसूर राज्य में अवस्थित वनवासी राज्य गंग, आलुप, लाट, मालव, गुर्जर, इन सभी प्रांतों को अधिकृत किया। यह गुर्जर से तात्पर्य गुजरात प्रांत से। इन सब में वह अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। और उधर तत्कालीन जो कन्नौज का राजा था, निकुंज नरेश, स्थानेश्वर नरेश, कौन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के राज्य की सीमा जो थी वो नर्मदा नदी था, और नर्मदा नदी से वह पार करके वह अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने की चेष्टा कर रहा था। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय की सेनाओं से उसकी बड़ी टक्कर हुई और हर्ष का सैन्य अभियान सफल नहीं हो सका। हर्ष को पीछे लौटना पड़ा, हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन से आप सभी वाकिफ हैं। सम्राट हर्षवर्धन स्थानेश्वर के राजा,
जिसकी चर्चा संस्कृत साहित्य में कई कारणों से होती है। सबसे पहली बात, वो खुद वह एक साहित्यकार था और उसके दरबार में कई सारे संस्कृत के साहित्यकारों को आश्रय मिला। बता सकते हैं सबसे प्रमुख साहित्यकार जिसको हर्ष के राज दरबार में आश्रय मिला? बताएं आप। कोई माइक ऑन करके बता सकता है? हर्ष का राजाश्रय कवि कौन था? हर्ष के जिसने राजाश्रय प्राप्त किया, कोई बताएगा? बाणभट्ट। जी हाँ, बाणभट्ट। आने वाली क्लासेस में हम हर्षवर्धन का भी एक अभिलेख पढ़ेंगे, हर्षवर्धन का वंश केड़ा अभिलेख, बांसकेड़ा, ताम्रपत्र अभिलेख, कॉपर इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट। तो उस हर्षवर्धन ने पूरा उत्तरापथ का तो वो स्वामी था ही, उत्तरापथ स्वामी था, पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था उसने, और अब वह दक्षिण की ओर मध्य भारत से नीचे की तरफ वो बढ़ना चाह रहा था, लेकिन उसका मुकाबला पुलकेशिन की सेना से हुई और उसको पीछे हटना पड़ा। इस बात का जिक्र जो है एहोल अभिलेख में है। और इस बात का जो जिक्र किया गया है एहोल अभिलेख में कि किन शब्दों में किया गया है, वो शब्द भी देखने लायक हैं कि हर्ष का जो हर्ष है वह नहीं रह सका बना उस प्रकार से। तो क्या उसके लिए कहा गया है इसमें युधि पतित गजेन्द्र गजेन्द्र आनीक विभक्त भूतो भय विगलित हर्षो येन चकारी हर्षः। तो यह पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर्ष को पराजय का सामना करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। हर्ष के बाद पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य विस्तार की तरफ ध्यान देते हैं और उस क्रम में कौशल, कलिंग, पृष्ठपुर के राजाओं को परास्त करते हैं और उससे भी आगे बढ़ते हुए जो प्रसिद्ध पल्लव राजा उस अपने समय के महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन का भी नाम संस्कृत साहित्य में आता है। कोई बताएगा किस वजह से? आप सोचिए, मैं कुछ सेकेंड्स में आता हूं। मत्त विलास प्रहसन का नाम सुना है किसी ने? सुना है आप में से किसी ने? चलिए बता ही देते हैं। तो वो महेंद्र वर्मन की कृति है, मत्त विलास प्रहसन।
और अभी हर्ष की चर्चा हम कर रहे थे, हर्ष ने भी कुछ लिखा था। हर्ष की किसी साहित्यिक कृति का नाम पता है आपको, सबसे महत्वपूर्ण जो है? राजा हर्ष ने क्या लिखा था, कोई बताए माइक ऑन करके। हर्षचरितम। नहीं, हर्षचरितम तो बाणभट्ट ने लिखा था। हर्ष ने खुद क्या लिखा था? नजदीक चरित्र। नहीं, अगर पृथ्वी प्रिय की बात आती है तो देखिए, नैषधीय चरितम श्री हर्ष ने। रत्नावली प्रियदर्शिका। हाँ जी, सही कहा आपने, रत्नावली प्रियदर्शिका। और एक और नाटक है सर नागा नागानंद। जी सर। हम्म। तो एक बात ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत करें दो हर्षों के बीच में। एक श्री हर्ष है और एक राजा हर्षवर्धन है। और जिनका नाम श्री हर्ष है वो, उन्होंने नैषधीय चरितम लिखा है, और वो बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। मतलब कवि तो थे ही वो, बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, और वेदांत दर्शन पे उनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी। उनकी कृति का नाम पता है आप में से किसी को, श्रीहर्ष की? दार्शनिक कृति का नाम, नैषधीय चरितम जो जानते हैं आप, उनकी एक प्रसिद्ध दार्शनिक कृति है। बताएं तो जान लें। उनकी कृति का नाम है खंडन खंड खाद्य। ध्यान रखेंगे। ये सब तथ्य जो है मैं गाहे बगाहे जब चर्चा होती है इसलिए भी आपके स्मरण में ला देता हूं, क्योंकि संस्कृत से संबंधित जब भी आप इस किसी भी प्रकार की परीक्षा देंगे तो ये तथ्य अगर आपके स्मरण में रहेंगे तो कहीं ना कहीं इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वहां आप किसी भी प्रकार के विभ्रम का शिकार नहीं होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि श्री हर्ष जो है और हर्षवर्धन दोनों दो अलग अलग शख्सियतें थीं, व्यक्तित्व थे। और राजा हर्षवर्धन ने जो बाणभट्ट के आश्रयदाता थे, उन्होंने स्वयं रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नाम के नाटकों की रचना की। यह ध्यान में रखें आप। रत्नावली नाटिका मानी जाती है। तो महेंद्र वर्मन, जो कि अपने जमाने के एक बहुत मशहूर पल्लव राजा थे, उनको भी पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। और उनकी जो राजधानी कांची थी, कांचीपुरम, तो कांचीपुरम की चार दीवारी के भीतर उन्हें नजरबंद कर दिया कि वो उससे बाहर ही न निकल। और पल्लवों को जीत लेने के बाद और सुदूर दक्षिण की तरफ जो चोल, पांड्य और केरल के राजा हैं, उनसे भी पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी अधीनता स्वीकार करा। तो ये तो बात रही कि पुलकेशिन द्वितीय हमें अब दिखाई देता है कि किस तरह से पूरे मध्य भारत और पूरे दक्षिण भारत में उसकी सत्ता थी, कोई क्षेत्र छूटा नहीं था। पुलकेशिन द्वितीय का जो उपनाम था वो था सत्याश्रय। यह ध्यान में रखना है। सत्याश्रय अगर पूछा जाए कि किस अभिलेख में किस राजा का जो है वह उपनाम था, तो पुलकेशिन द्वितीय का था। अब अंतिम बात हमें कहनी है इसके समय पर कि इस अभिलेख का काल क्या था। खुद इस अभिलेख में जो चर्चा आई हुई है, जो विवरण हमें प्राप्त होते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ। तो इस अभिलेख के किन्हीं पंक्तियों में ये बात लिखी है कि यह महाभारत से 3735 वर्ष बाद का है।
ये जो है एक बहुत मार्के की बात है कि उस समय तिथि गणना का एक आधार महाभारत युद्ध को भी बनाया कि महाभारत युद्ध हुए इतने वर्ष हो गए तब यह घटना घटी थी। 3735 वर्ष बाद। और दूसरी काल गणना, दूसरा जो इसका विवरण मिलता है हमें इसके तिथि के विषय में, वह यह है कि एक शक संवत 556 वर्ष का है। अब शक संवत जो प्रवर्तित हुआ था 78 ईस्वी में, तो 556 में अगर 78 जोड़ देते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो 634 प्राप्त होती है। तो 634 ईस्वी में यह कहते हैं क्या कह यह अभिलेख हमें प्राप्त होता है। अब एक बात आपसे पूछनी है हमें कि अगर यह अभिलेख यह कहता है कि महाभारत से 3735 वर्ष बाद का है, तो इस अभिलेख में जो दी गई जानकारी है उसकी प्रकाश में आप क्या कहेंगे कि महाभारत को हुए कितने वर्ष हुए आज? बताइए जरा। सर 500 ईस्वी पूर्व। हम्म। ये अभिलेख कह रहा है कि ये महाभारत से 3735 साल बाद का है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस अभिलेख के प्रकाश में हम कब मान लें महाभारत का युद्ध कब हुआ था? आज से मैं पूछ रहा हूँ। आज हम 2022 में अवस्थित हैं। बताइए। अब 2022 में अब घटा दीजिए कितना, 634। ठीक है, तो कितनी संख्या आपको मिल सकेगी? 1600। सॉरी, 1600 कह रहा हूँ। 1713। हम्म। 1713। हाँ जी, ठीक है, 1713। अब 3735 में 1713 जोड़ दीजिए तो कितनी संख्या प्राप्त हो गई आपको? बताइए जरा जोड़ के। भाई मैं आप लोग के सहारे हूँ, तो मैं तो जोड़ ले हुआ था अब तक। बताएं जल्दी से। सर आपने पहले 2022 में 334 बोला था माइनस करने के लिए। 634। सर तो ये हुआ 1368 हुआ। 1388 में अब 3775 जोड़ लीजिए। 3000 सर 5163। ठीक है, तो ये अभिलेख कह रहा है कि महाभारत का युद्ध आज से 5000 साल पहले हुआ था। आज से 2022, जब आप हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब दूसरे अभिलेख की चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जो दूसरा हमने जो अभिलेख लिया है
वह गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति है। चूंकि ग्वालियर से मिली हुई है इसलिए यह ग्वालियर प्रशस्ति कहलाती है। ग्वालियर किस राज्य में है आप बताएंगे कोई? मध्य प्रदेश में सर। जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तो मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से हैं और मिहिर भोज की यह ग्वालियर प्रशस्ति है जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। अगर आपने पूर्व मध्य काल के प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन किया होगा तो वहां एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय होता है त्रिकोणीय संघर्ष। यानी गुप्तोत्तर काल के बाद, हर्षवर्धन के भी समय के बाद दक्षिण के 3 राजवंश थे, मध्य भारत और दक्षिण के 3 राजवंश थे जिनमें सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। अगर इसमें इतिहास के कोई विद्यार्थी हैं तो वो मुझे बताएंगे वो 3 राजवंश कौन कौन से थे जिनके त्रिकोणीय संघर्ष की चर्चा आती है इतिहास की किताबों में। उनमें से एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश था, प्रतिहार वंश जिसको कहते हैं। बाकी 2 कौन कौन से थे? पाल राष्ट्रकूट। जी, आपने बिल्कुल सही बताया। बंगाल के पाल वंश के राजा जो थे और दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट राजा थे और मध्य भारत और इधर गुजरात और उधर मैं कह लूँ कि पहले तो इनकी जो अवस्थिति है गुर्जर प्रतिहार की वो कान्यकुब्ज तक बताया गया था, वहां तक ये फैले हुए थे। तो ये जो है इन तीनों राजवंशों के बीच में अपने अपने राज्य के सीमाओं के विस्तार के लिए परस्पर ये युद्धरत रहे हैं। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो उसकी कुछ झलक हमें इस अभिलेख में भी दिखाई देगी। तो यह है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और यह अभिलेख बिल्कुल शुरू होता है तो ओम नमो विष्णवे इससे यह शुरू होता है और उसके बाद विष्णु को, भगवान विष्णु को समर्पित इसमें कुछ स्तुति है इस अभिलेख में। इसके शुरुआती 2 श्लोकों में कह लें ग्वालियर से यह मिला हुआ है और इसका जो किस अवसर पर यह अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया तो मिहिर भोज के द्वारा अपने अंतःपुर में एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया, उसकी चर्चा है इस अभिलेख में। अंतःपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण, जहां रानियां रहती हैं वहां रेनिवास में ही मंदिर के बनाए जाने का एक और उल्लेख शायद आपके स्मरण में आ रहा हो और जिन्होंने अकबर का आगरे का किला देखा है वो बता सकेंगे इस बात को। देखा है किसी ने अकबर के बनाए आगरे के किले को? तो वहां पे जोधाबाई के मंदिर बना हुआ है किले के अंदर में, यानी रनिवास में मंदिर जोधाबाई के लिए। आप में से किसी ने देखा है? तो वैसे ही मिहिर भोज के द्वारा
अपने अंतःपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था। जो इस ग्वालियर प्रशस्ति का जो है वह अवसर आयोजन जिस प्रयोजन के लिए कराया गया। इस अभिलेख का जो रचयिता है वह बालादित्य है। नाम उल्लेख हुआ है इनका बालादित्य। और इसमें जो इस वंश की पौराणिक उत्पत्ति है उसका जिक्र मिलता है हमें। ये खुद को इक्ष्वाकु वंश से संबद्ध करते हैं, सूर्य इक्ष्वाकु वंश जो राम का वंश है। और उसमें ये अपनी उत्पत्ति लक्ष्मण से मानते हैं। अब प्रतिहार शब्द जो इसमें लगा हुआ है इस वंश में, उसकी एक आप कह लें निरुक्ति कहते हैं या व्युत्पत्ति कह लें। वो ये कहा किया कि भाई लक्ष्मण के द्वारा, मेघनाथ के द्वारा जो फेंके गए शस्त्र हैं उसका प्रतिहरण किया लक्ष्मण ने, तो वो प्रतिहार कहलाए। दूसरी व्युत्पत्ति के हिसाब से वो जो द्वार रक्षा करने वाले हैं वो प्रतिहारी हैं, प्रतिहार। और दरअसल अगर आप प्रतिहार वंश के इतिहास को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पता लगेगा जब 9वीं शताब्दी में अरबों ने आक्रमण शुरू कर दिया था उत्तरी भारत पर, तो प्रतिहार राजा एक रक्षा कवच की तरह उन्होंने उनके प्रभाव को रोके रखा हुआ था। जब तक प्रतिहार वंश के राजाओं का दबदबा था तब तक अरब प्रभाव सीमित रहा उत्तर भारत में। तो उस प्रकार से उन्होंने अपने प्रतिहारत्व का चरितार्थ किया उन्होंने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने की थी और उसने मलेच्छ राजाओं को परास्त किया। यहाँ मलेच्छ से तात्पर्य वही अरब आक्रमण से है। नागभट्ट का जो छोटा भाई देवराज था वह उतना उल्लेखनीय नहीं था, एक साधारण शासक था। लेकिन देवराज का जो पुत्र वत्सराज था उसने भंडिकुल को हराकर अपने यश में वृद्धि की। यहाँ वत्सराज का आशय उदयन से मत ले लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत साहित्य में हमें जब हम वत्सराज कहते हैं तो हमारे जहन में सहसा उदयन का नाम उभर आता है। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश में एक प्रमुख राजा हुए वत्सराज, और उनका जो पुत्र था बहुत प्रतापी था, नागभट्ट द्वितीय। और नागभट्ट द्वितीय ने आंध्र, सिंध, कलिंग और विदर्भ के राजाओं को परास्त किया। अपने समय में जो बंगाल का राजा था धर्मपाल, उसकी भी सेनाओं को परास्त किया। और उस समय कन्नौज का राजा था चक्रायुध, उसने बंगाल के राजाओं से शहर हासिल कर ली थी जो इन्हें बड़ी नागवार गुजरी थी। तो चक्रायुध को भी इन्होंने सबक सिखाया। ये बात नागभट्ट द्वितीय के बारे में कही जा रही है। नागभट्ट द्वितीय का जो पुत्र था रामभद्र, वह उतना शक्तिशाली नहीं था। और इस अभिलेख में जिस राजा की चर्चा की जा रही है मिहिर भोज,
वह इसी रामभद्र का पुत्र था। मिहिर भोज ने बंगाल के राजा देवपाल के बढ़ते प्रभाव को रोका। और उसने अपने समय में बंगाल के शासकों को और ज्यादा उनको सीमित कर दिया, उनके प्रभाव को, उनको और आगे नहीं बढ़ने दिया। अब इनके नाम में जो गुर्जर शब्द लगा हुआ है, उसको देखकर विद्वानों का एक वर्ग है जो कि इन्हें विदेशी जाति मानता है। जब राजपूत कई सारे जो वंश हैं, जो हूण आदि विदेशी जातियों के साथ भारत में प्रवेश किए, वहीं वह गुर्जर का संबंध जो है वो जोड़ते हैं एक विदेश से प्रवेश करने वाली भारत में प्रवेश करने वाली एक विदेशी जाति से। लेकिन गुजरता गुजरात का जो क्षेत्र है, वहां से जो संबंध है, जब हम वह आशय लेते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जरूरी नहीं है कि हम उसको विदेशी शासक माने कि वे विदेशी थे। बहुत सारे विद्वान ऐसा नहीं मानते हैं कि जो प्रतिहार वंश के राजा थे वे विदेशी थे। वो खुद जो है कहते हैं कि भाई हम तो इक्ष्वाकु वंश से संबद्ध, हम लक्ष्मण के वंशज हैं। वो स्वयं को लक्ष्मण के वंशज बताते हैं। जितने भी राजपूत वंश हैं वे सभी कमोबेश अपनी उत्पत्ति किसी पौराणिक वंश से वह बताते हैं। तो आज हमें इन्हीं दो अभिलेखों की चर्चा करनी थी। अब आपके जो प्रश्न हैं वो आप सामने रख सकते हैं। अब अगर आप में से किसी के पास किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो आप एक एक करके हैंड रेस करके सर से पूछ सकते हैं। सर ये सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, ये जो हर्ष है, श्री हर्ष है और हर्षवर्धन है, ये तीनों अलग अलग है ना? तीनों अलग अलग हैं? कौन कौन? हर्ष, श्री हर्ष और हर्षवर्धन, ये तीनों अलग अलग हैं? नहीं नहीं, हर्षवर्धन और श्रीहर्ष जैसे मैंने एक ये अलग अलग हैं। सम्राट हर्षवर्धन जो है उन्होंने वो आश्रयदाता थे वाणभट्ट के, और उन्होंने जो है ये रत्नावली नाटिका का उन्होंने जो है प्रणयन किया था। और श्रीहर्ष जो थे वो उन्होंने नैषधीय चरितम महाकाव्य रचा था और एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। ठीक है। ओके सर। जय कृष्ण जी, बताएं आप।
जी सर। सर ये सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है, यानी कि भारतीय सिद्धांत और विदेशी सिद्धांत से, यानी कि कौन भारतीय सिद्धांत है, कौन विदेशी सिद्धांत है, कौन भारतीय सिद्धांत नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं पिछले नेक्स्ट ईयर में पूछा गया था सर। देखिए ये जो है भारतीय और विदेशी सिद्धांत की जो बात कर रहे हैं, ये दरअसल आप जो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के विषय में दो प्रमुख सिद्धांत माने गए हैं। एक वो मानते हैं कि ब्राह्मी जी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है वो भारतीय, यानी जी भारत में ही ब्राह्मी लिपि उत्पन्न हुआ। दूसरा विद्वानों का वर्ग है जो ये कहता है कि नहीं, जो ब्राह्मी लिपि है वो सेमेटिक लिपि से या अरमैक लिपि से या फोनीशियन लिपि से वह जो है विकसित हुई है। तो ऐसे विद्वानों को हम वैदेशिक मत कहते हैं, वैदेशिक सिद्धांत। जी ठीक है, तो उसका संदर्भ जो है वो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति है। हम्म, जी हम्म। हमारी जो पहली क्लास थी वो इसी के बारे में थी। जी सर, धन्यवाद सर। जी। और किसी के पास किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है? सर अभी हम लोगों के सिलेबस में, जैसा कि मेरे पास बुक है, उसमें जो आपने कई सारे अभिलेख पढ़ाए हैं वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, यानी बुक में है ही नहीं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि भई हम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने अभिलेख बाकी हैं? अभी है, अभी मेरे ख्याल से 5-6 अभिलेख हैं और 5-6 अभी 5-6 अभिलेख हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं हैं। 2 क्लासेस में हम उनको कवर कर लेंगे। हम्म। ओके। और हाँ, एक बात ये भी कहूंगा कि ये जितने अभिलेख आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, सामान्य रूप से आप जो भी किताबों से पढ़ रहे हैं इस चीज को, उसमें आपको सारे मिलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ उसमें छूट जाएंगे। हम्म। लेकिन मेरी चेष्टा होगी कि कोई अभिलेख ना छूटे, या आपकी नज़र में कोई अभिलेख आपके पढ़ने में नहीं आया हो तो आप मुझसे कह सकते हैं कि यह अभिलेख हमसे छूट गया, आप इसको बता दें। ठीक है। नहीं सर, मेरी बुक में तो 7-8 अभिलेख हैं, वो तो आप पहले ही बता चुके थे। ये पुलकेशिन ज्योति वाला नहीं हुआ था जो अभी आपने बता दिया। बाकी आपने तो ज़्यादा एक्स्ट्रा अभिलेख बताए थे, वो तो बुक में थे ही नहीं, हाँ, क्योंकि तो एक जगह तो कहीं मिल नहीं पाते। अभी मैं आपको और भी अभिलेख बताऊंगा जो अधिकांशतः बुक में होते नहीं हैं। हाँ, जिससे आपका पूरा ये कवर हो जाएगा, जितने भी अभिलेख हैं सब कवर हो जाएंगे। आने वाली क्लासेस में उन सबको मैं कवर कर लूंगा 2 क्लासेस में। और किसी के पास क्वेश्चन है? मीनाक्षी मैम, यहीं पे क्लास खत्म करें? ठीक है, यदि प्रश्न नहीं है हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है नमिता। सर का बहुत बहुत आभार। सर ने जो इस विषय की गंभीरता को समझ करके और विस्तार पूर्वक पीपीटी के थ्रू जो बताया, तो शिलालेख और इनमें तो यूजीसी में बहुत कम सामग्री मिल भी पाती है, इसलिए यह सारी सामग्री मुझे लगता है छात्रों के लिए बड़ी दुर्लभ है। तो बहुत बहुत आभार सर का जी इस नमस्कार। चीज के लिए। आप, धन्यवाद मैं सर। जान सकता हूँ मैं किसे सुन रहा हूँ? सर मैं डॉक्टर मीनाक्षी जोशी हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग से हूँ और जानवी संस्कृति जर्नल की संपादिका भी हूँ, विपिन सर के साथ ही। अच्छा अच्छा, बड़े खुशी की बात है। जी मैं भी जी वहाँ का पूरा पूरा छात्र हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग का। अरे वाह। हाँ, मेरा जो ग्रेजुएशन वहीं से हुआ था, जी 96 से 99 के बीच में। हम्म। बहुत आभार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। फिर अगली क्लास की सूचना आप अनामिका जी दे देंगी, बता देंगे हम आपको। ठीक है, तो अभी समापन से पूर्व क्या शांति पाठ करते हैं? आप क्या करते हैं? जी सर, शांति पाठ। ठीक ठीक ठीक। अनामिका।
कौन जी करेगा मैम। शांति पाठ? जी। हाँ, मैं ही कर देती हूँ। तो अब किसी के पास किसी भी प्रकार की जिज्ञासा नहीं है। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद करती हूँ और जितेंद्र जी का धन्यवाद करती हूँ, जो बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया था। आगे आप जी शांति पाठ करते हैं और क्लास का समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखा भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। तो अब हम लोग यहाँ से खत्म करते हैं। जी। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि मैम।
हेलो हेलो अनुराग, आर यू देयर? वो शायद रिमूव कर दिया। हाँ, कर दिया रिमूव।